गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे संचयन में से हरिहर काका, पाठ 1 हरिहर काका। इसके आगे के 2 लेक्चरों में मैंने आपको हरिहर काका कहानी के विषय में आगे बताया। अब हम कहानी आगे पढ़ेंगे, लेकिन कहानी आगे बढ़ने से पहले पीछे के भाग में जो चैप्टर मैंने आप लोगों को समझाया था उसका थोड़ा सा सारांश मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। उसके बाद हम आगे की कहानी सुनेंगे। हरिहर काका कहानी मिथिलेश्वर द्वारा लिखित है। इस कहानी में हरिहर काका नाम का एक वृद्ध व्यक्ति जो कि निसंतान है। वैसे तो उसका परिवार भरा पूरा संयुक्त परिवार है, लेकिन उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है। उसके नाम 15 बीघा ज़मीन है, जो कि एक तरफ उसके भाई उसकी ज़मीन लेना चाहते हैं और एक तरफ ठाकुर बाड़ी के जो महंत हैं वो उसकी ज़मीन हथिया लेना चाहते हैं। वो उन दोनों के बीच में फंसा हुआ है कि मैं क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और घर की जो उसके भाइयों की पत्नियां हैं उसके साथ गलत व्यवहार करती हैं, तो वह गुस्सा होकर घर से निकल जाता है। रास्ते में महंत जी उससे मिलते हैं और वे उसे बैला फुसला कर ठाकुर बाड़ी ले जाते हैं। वहाँ वो उसे समझाते हैं कि वो अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। आगे की कहानी पेज नंबर 6 सेकंड पैराग्राफ से शुरू हो रही है। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य ले गए थे, इसलिए ठाकुर बाड़ी में हलन चलन में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे अर्थात के गुस्सा हुए। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए, मतलब चिंता में हो गए कि अब क्या करें ऐसा। हालांकि गांव है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। शंकालु मतलब शंका हो गई उन्हें कि क्या हुआ होगा, इस बात की शंका हो चुकी थी पहले से, और मन भी बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि उनके भाई समझ गए थे कि अगर महंत जी उन्हें ठाकुर बाड़ी ले गए हैं तो फिर क्या हुआ होगा, उन्हें क्या समझाया होगा और बहला फुसला के उनकी जो हरिहर काका की ज़मीन थी अपने ठाकुर बाड़ी के नाम करवाने की कोशिश करेंगे। उनके भाई ऐसा समझ गए थे। शाम गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। मतलब जैसे ही उनके तीनों भाई, हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुँचे तो वो अपने भाई से कुछ बात करने के कोशिश करते उससे पहले ही महंत जी बीच में आकर बोले कि हरिहर काका
को यहीं पे रहने दो, अभी ये बीमारी से उठा है, अगर ईश्वर के दरबार में रहेगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले जाने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। मतलब भाइयों ने तो काफ़ी कोशिश की, जिद की, लेकिन साधुओं के और दूसरे लोगों के जो उपस्थित थे गांव के लोग, उन लोगों ने कहा कि एक रात यहाँ रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। और अंततः मतलब आखिर में भाइयों को निराश होकर मतलब हरिहर काका उनके साथ नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 7। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्हें नहीं खाए थे। मतलब रात के जो भोजन में हरिहर काका को जो मतलब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, मिष्ठान और व्यंजन अर्थात कि अच्छा खाना, वो वैसे उन्हें कभी भी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर, ये सब पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। मतलब वहाँ के जो पुजारी थे वे हरिहर काका को खाना परोस के खिला रहे थे, और जो महंत जी थे उन्हें धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिससे कि हरिहर काका के मन को शांति मिले। एक ही रात में ठाकुर बाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। हरिहर काका कह रहे हैं कि मैंने एक दिन में जो ठाकुर बाड़ी में सुख शांति और संतोष प्राप्त कर लिया वो उन्होंने पूरे जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए थे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। मतलब भावी आशंका यानी अब क्या होने वाला है ये सोचकर उनका मन मथता रहा है, कभी इधर कभी उधर मथता रहना। यानी 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। मतलब तीनों भाई ये चिंता करते रहे कि हरिहर काका महंत जी के साथ हैं, कहीं वो लोग उन्हें बहला फुसला के उनके जो 15 बीघे ज़मीन है वो अपने नाम ना करवा लें। और ज़मीन भी ऐसी है कि इतनी उपजाऊ है और 2 लाख की संपत्ति है, क्या होगा अगर ऐसा कुछ हो गया कि महंत और पुजारी ने अपने नाम करवा ली तो क्या करेंगे। ये सब सोचते रहे कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुँचे। तड़के मतलब सुबह हुई वैसे ही तुरंत ही ठाकुर बाड़ी पहुँच गए। हरिहर काका के पाँव पकड़ रोने लगे उनके पैर पकड़ के। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया भी फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। तब सुबह में तुरंत भाई ठाकुर बाड़ी पहुँच गए, पैर पकड़ के रोने लगे। और उनकी पत्नियों ने जो गलतियाँ की थी, मतलब उन्हें ठीक से हरिहर काका का ध्यान नहीं रखती थी, तो उसके लिए माफ़ी मांगी और बोला कि हमको अभी तक पता नहीं था, अब पता चल गया है तो हम लोग अपनी पत्नियों को दंड देंगे, सज़ा देंगे। और फिर बोलने लगे तुम तो हमारे भाई हो, हमारा तुम्हारे साथ खून का रिश्ता है, ये सब कह के माया फैला दी। और अब ये सब सुन के हरिहर काका का दिल तो पसीज गया और वे पुनः मतलब फिर से वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन अब घर में तो एकदम से सब बदलाव हो गया था। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। मतलब जो लोग पहले उन्हें पूछ नहीं रहे थे अब तो उन्हें सिर पे और आंखों पे उठाने के लिए तैयार थे। मुहावरा है सिर आंखों पर उठाना, ऐसा। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। जो भाइयों की पत्नियां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी तो उनके पैर पे अपने माथा रख दिया और माफ़ी मांगी। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती। मतलब उनकी ऐसी आवभगत की, इतनी खातिरदारी की कि कोई मेहमान हो उसकी भी नहीं करते। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार, मतलब दोनों समय का ऐसा। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद रहना यानी तैयार रहना,
तुरंत तैयारी रहती थी 5 महिलाएं। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं, यानी 5 महिलाएं कौन, तो तीनों भाइयों की 3 पत्नियां और भाइयों की बेटे की जो बहुएं थी वो, तो ऐसे मिला के 5। तो पांचों औरतें उनके गाँव भगत में हमेशा मुस्तैद रहती थी, तैयार रहती थी। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते थे। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते, जी हाजिर। मतलब अब तो सब कुछ बदल गया था, तो जैसे आवाज़ लगाते वैसे सब कुछ हाजिर हो जाता। वे समझ गए थे कि यह सब महन जी के चलते ही हो रहा है। वे ऐसा समझ गए थे कि महन जी की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए महन जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। और इसलिए वह महन जी के प्रति उनके मन में बहुत आदर हो गया था कि अरे उनकी वजह से ही मेरे साथ ये सब अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ़ हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि गांव के लोगों को जो असलियत है, सच्चाई है, उसके बारे में पता चल ही जाता है, भले कोई कुछ बताए या ना बताए। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर कोई घटना घटी है तो फिर किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, घटनाएं अपने आप में तैयार रहती है। न तो गांव के लोगों से महन जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने की थी। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। मतलब महन जी ने भी नहीं बताया कि हरिहर काका के साथ क्या हुआ, या हरिहर काका के भाइयों ने भी नहीं बताया। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे, मतलब जानकारी उनको प्राप्त हो गई थी। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कोई कहीं अंत नहीं था। मतलब जहाँ बैठक यानी जहाँ पे गांव के लोग इकट्ठे होके बातचीत करते हो, तो जो बातें होती थी वो उसका कभी अंत ही नहीं आया। ऐसा हर जगह उनका ही प्रसंग, मतलब उसी बात की चर्चा। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। अचल मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। इसके विपरीत कुछ लोग की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी इजाज़त उन्हें न देने उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्तों के बीच दीवार बनानी होगी। मतलब कुछ लोग ये कहते थे कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी में दे देनी चाहिए, और कुछ का कहना ये था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए, अपने खून के रिश्ते के साथ इस तरह से विश्वासघात करना भी सही नहीं है, तो खून के रिश्तों के बीच दीवार बन जाएगी। ऐसा नेक्स्ट पेज है। जितने मुंह उतनी बातें, मतलब जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थी। ऐसा ज़बरदस्त मसाला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे। मतलब ये जो घटना थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, और अपना मसाला उसमें ऐड करके वो लोग खूब मज़े ले रहे थे, और इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते। मौन होना यानी चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटे तो। मतलब खुद ही सोच रहे थे क्या समाधान हो, क्या सॉल्यूशन निकालें, और कुछ लोग प्रतीक्षा भी कर रहे थे कि कुछ घटी तो, मतलब कुछ ऐसा हो जिससे पता चले कि आगे क्या होगा। ऐसा हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्गों में बंटने लगे थे। मतलब प्रत्यक्ष यानी दिखाई देना, और परोक्ष यानी जो ना दिखे। तो कोई सामने आके बोल रहा था, कोई पीछे से बोल रहा था, ऐसे 2 वर्गों में बंट गए थे। कई बैठकों में दोनों वर्ग के बीच आपस में तू मैं बेबी होने लगी थी। मतलब तू मैं होना यानी आपस में लड़ाई, आपस में झगड़ा होना कि नहीं ये सही है, एक बोले वो सही है। ऐसा एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, और यह ठाकुरबाड़ी, एक वर्ग के लोग चाहते थे कि ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे, और दूसरे चाहते थे कि सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला दूसरी कोई ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। मतलब कुछ चाहते थे कि ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन हो जाए तो ठाकुरबाड़ी
और भी बड़ी बड़ी हो जाएगी, इसके बराबर की ठाकुरबाड़ी कहीं नहीं होगी ऐसा। असल में सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोरे किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुट जाते हैं। जुट जाने मिल जाते हैं, जाके इकट्ठे हो जाते हैं ऐसा। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे, मतलब ये जो लोग थे वो इसी वर्ग की हिमायती यानी साथ दे रहे थे कि हाँ ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन होनी चाहिए। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोग थे तथा वैसे किसान थे जिन्हें यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब एक वर्ग के लोग वो थे जो ठाकुर जी के नाम ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन करवाना चाहते थे, और दूसरे वर्ग के लोग वो थे जिनके घर में ऐसे दूसरे लोग भी थे कि मतलब दूसरे भाई या भाई की पत्नी के उनके नाम ज़मीन है, और तो फिर वो लोग खुद भी अगर ऐसे साथ देने लगेंगे तो उनके घर की ज़मीन भी ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाएगी। इसलिए वे लोग इसके साथ सहमत नहीं थे और कुछ लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ हो घटित तो पता चले क्या होगा ऐसा। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। यानी जैसे ही उनके भाइयों को भी पता चला कि ऐसी सब बातें हो रही हैं तो अपने भाई से निवेदन किया कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, मतलब उनके नाम पे कर दें। उनके सिवाय उनका कौन अपना है, और कौन अपना है उनके सिवा। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। लेखक कह रहे हैं कि इस बारे में हरिहर काका ने मुझसे काफ़ी देर तक बात की थी कि मैं क्या करूं। अंततः मतलब आखिर में अंततः हम इस निष्कर्ष यानी परिणाम पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मैं और हरिहर काका अंत में आखिर में इस निर्णय पर पहुँचे कि जीते जी व्यक्ति को अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाना चाहिए, चाहे वह अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। मतलब चाहे वो भाई हो या मंदिर का महंत बड़ा पुजारी क्यों ना हो। हमें अपने गाँव और इलाकों के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। मतलब अगर व्यक्ति अपने जीते जी अपनी जायदाद प्रॉपर्टी किसी को दे देता है तो उसका जीवन एक कुत्ते के भांति हो जाता है, जो न कहावत भी है कि न धोबी के कुत्ते की तरह ज़िंदगी हो जाना, ना घर का ना घाट का, मतलब किसी काम का नहीं, उसकी कहीं गिनती नहीं होती है वैसा। तो लेखक को कहने लगे कि हमें गांव के उन लोगों की याद आ गई। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, अनपढ़ यानी बिना पढ़े लिखे। फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को अपनी ज़मीन नहीं लिखेंगे। वो अनपढ़ थे लेकिन उन्हें पता चल गया था, समझ गए थे और निश्चय भी कर लिया कि वे जीते जी जिंदा हैं तब तक अपनी ज़मीन अपने भाइयों को या किसी को नहीं देंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप ही मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। तो अपने भाइयों से इस विषय में चर्चा की कि मैं जीते जी अपनी ज़मीन आप लोगों के नाम नहीं करूँगा, मैं मर जाऊँगा तो अपने साथ तो ज़मीन लेके नहीं जाने वाला हूँ, और मरने के बाद तुम लोगों को ज़मीन मिल जाएगी, इसलिए जीते जी लिखवाने की क्या ज़रूरत है ऐसा। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे, मतलब सोचने लगे कि हाँ कैसे क्या ऐसा करूँ जिससे ये मेरी बात मान जाए। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर। कभी भी एकांत में मिलते, एकांत अर्थात अकेले में पाते तो तुरंत कहने में देर नहीं करते कि विलम्ब मतलब देरी मत करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन वय मतलब कि वसीयत यानी बैल जो बोलते हैं ना वो वही कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करो। मतलब अपनी वसीयत ठाकुर जी के नाम कर दो,
ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो और पूरी ज़िंदगी फिर वहाँ पे राज करना, राजा बन के वहाँ रहना। मरोगे तो भी तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। उन्हें लालच देने लगे कि तुम अगर मर भी जाओगे तो तुम्हारी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग से स्वयं विमान लेके भगवान आएंगे और देवलोक को प्राप्त होगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना। पर हरिहर काका भी बड़े पक्के व्यक्ति थे। वो हाँ ना में न हाँ कहते थे ना कहते थे। ना कहकर वे महन जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार में जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महन जी की कृपा से ही थी। मतलब वो हरिहर काका महन जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार में अब जो उन्हें सुख सुविधाएं मिल रही थी उसका कारण महन जी ही थे। और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं था, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो चुके थे। और हाँ तो वे कहने ही वाले नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि मैं जीते जी तो अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करूँगा। पर बीतते समय के अनुसार महन जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो रही थी। महन जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महन जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाइयों के परिवार में माया मोह में बन जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। मतलब महन जी सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि जाल में फंसी हुई चिड़िया बाहर निकल जाए। और उसके मन में दोनों बातें चल रही हैं कि ज़मीन अगर नाम कर दूंगा तो क्या होगा, और अपने भाइयों के नाम नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, ये सब सोच रहे हैं। तो महन जी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं क्यों ना हरिहर को का अपहरण कर लूँ, मतलब किडनैप कर लूँ और ज़बरदस्ती अपने नाम ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवा लूँ। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प यानी रास्ता नहीं रहा था। बाद में हरिहर खुद ही मान जाएंगे ऐसा। महन जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी थे। लड़ाकू मतलब लड़ने झगड़ने में दबंग तेज थे। अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान जुट जाते थे। मतलब वो जो भी प्लान करते थे उसे जी जान से पूरा करने की कोशिश करते थे महन जी। हालांकि यह सब गोपनीय का निर्वाह करते हुए वह कर रहे थे। गोपनीय यानी किसी और को पता ना चले, ऐसा गोपनीयता। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। मतलब हरिहर काका के भाइयों को इसके बारे में भनक तक मतलब कुछ भी पता नहीं था ऐसा। बात अभी हाल ही की है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गड़ासा और बंदूक लेस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। मतलब आधी रात के समय ठाकुरबाड़ी में जो साधु संत रहते हैं और उनके पक्षधर यानी फेवर वाले जो लोग थे, भाला गड़ासा और बंदूक लेकर आ गए। गड़ासा मतलब एक तरह का हथियार होता है वो, और बंदूक लेके आ गए। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित यानी कि आकस्मिक हमले के लिए तैयार नहीं थे। मतलब पता ही नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, तो तैयार कैसे होंगे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, मतलब बुला के अगर कुछ करें, लोगों को बुलाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर डालकर चंपत हो गए। मतलब चंपत हो जाना, गायब हो जाना। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतकों उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन आने लोगों को दलानों और मकानों की छत पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। मतलब गांव के लोगों को पता चल गया ऐसी कोई घटना हुई है ऐसा। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह काम महन का ही है। वे मई दल और बल ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। वहाँ खामोशी और शांति छा आई। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। उन्हें लगा कि यह काम महन का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर हरिहर काका को मुक्त करेंगे। मतलब भाइयों को ऐसा लगा कि शायद महन जी ने ऐसा किया है, इसलिए वहाँ पहुँचे। पर वहाँ तो सन्नाटा छाया हुआ था। अब वो लोग सोचने लगे कि ये काम बाहर के डाकुओं ने किया है और मोटी रकम यानी खूब सारा पैसा वसूल करेंगे और तभी मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते ही इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। मतलब वो लोग दूसरी ओर निकलते उससे पहले ठाकुरबाड़ी के अंदर से कुछ बातचीत करने की आवाज़ सुनाई दी। सबके कान खड़े हो गए, मतलब चौकन्ने हो गए। क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ आई है, क्या हो रहा है ऐसे। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका
इसी में है। मतलब लोगों को, उनके भाइयों को ऐसा लगा कि हाँ हरिहर काका यहीं है। अब क्या सोचना, मतलब क्यों सोचे कि क्या करना है ऐसा। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे, मतलब दरवाज़ा खटकाने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। मतलब रोड़े और पत्थर यानी पत्थर के टुकड़े और पत्थर, ऐसा ईंट के टुकड़े और पत्थर ऊपर से कोई फेंकने लगा। फिर तितर बितर होने लगे, मतलब यहाँ वहाँ होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई, मतलब बंदूकें चलने लगी। एक नौजवान के पैर में गोली लगी, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। मतलब जैसे ही एक को गोली लगी वैसे बाकी के सब भाग गए। सिर्फ तीनों भाई बच रहे। अपने तीनों के बूते पर इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं लगा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। मतलब बाकी के लोग तो भाग गए, अब उनके भाई, 3 भाई बचे थे और उनको लगा कि अब हम तीनों तो ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वहाँ का कस्बा जो गांव है जैसा है वहाँ पुलिस थाने में दौड़ पड़े। इधर ठाकुर बाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। मतलब वहाँ अंदर ये सब चल रहा था कि जो ठाकुर बाड़ी के साधु संत थे और दूसरे लोग थे, वो लिखे कागजों पर अनपढ़, यानी कुछ लिखा हुआ था कागज पर, वो हरिहर काका को पता नहीं है क्योंकि वे तो अनपढ़ थे। तो साइन तो करनी आती नहीं थी, इसलिए अंगूठे का निशान जबरन यानी जबरदस्ती लेने लगे। हरिहर काका तो महन के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए। मतलब हरिहर काका के साथ जब महंत ऐसा कर रहे थे तो हरिहर काका ने उन्हें आसमान में बिठा रखा था, और इस व्यवहार की वजह से महंत ज़मीन पर आ गए, ऐसा लग गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। मतलब कभी सोच नहीं सकते थे कि महंत जी उनके साथ ऐसा कर सकते हैं। जिस महंत को वे आदरणीय एवं श्रद्धेय भाव से देखते थे, आदरणीय सम्मानित भाव से देखते थे, वह महंत उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना से उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुर बाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम्हें समझ जाओगे कि ये किस धर्म संकट से में तुम पड़े थे और उसे उबारने के लिए यह एकमात्र रास्ता। मतलब महंत जी उन्हें समझा रहे थे कि अभी भले तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो तुम्हें धर्म संकट से निकालना चाहता हूँ और यही एक रास्ता है। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़ कर समझाने का कार्य चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप को लेकर के ठाकुर बाड़ी आ पहुंचे। जीप से तीनों भाइयों, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ठाकुर बाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला रहा था। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बाड़ी की चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया, मतलब घेर लिया ऐसा। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो गए, मतलब नहीं घेर पाए ऐसे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाला और अपना अपना मोर्चा संभालकर सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। यानी पुलिस के जो इंचार्ज और 8 जवान और तीनों भाइयों ने मिलकर वहाँ घेरा डाल लिया और प्रतीक्षा करने लगे सुबह की। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। मतलब सुबह होने में देर थी, इसलिए पुलिस जो इंचार्ज थे वो कह रहे थे कि फाटक खोल दो और आत्मसमर्पण कर दो, यानी खुद को हमारे हवाले कर दो। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, हवा में फायर किए जा रहे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचे हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी, अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। तो पूछा कि क्या है, कहाँ है हरिहर काका और दूसरे महंत, पर उसने बोला मुझे नहीं पता ऐसा। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियाँ दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं।
ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की वय अर्थात के उम्र को देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया यानी टाल जाना या नज़रअंदाज कर देना जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाश लेने गए, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरों में कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, उस वृद्ध साधु के अलावा उस दूसरा कोई ठाकुरबाड़ी में नहीं था। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। अब आगे की कहानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।